सेवक संघ जो न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन के तौर पर पहचान रखता है, उसमें शासकीय कर्मचारियों की भागीदारी का रास्ता खोल दिया गया है। देखो, जानने को मिला कि 58 साल पहले 1966 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान संघ में शासकीय कर्मचारियों की हिस्सेदारी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब 9 जुलाई के बाद में तकरीबन 15-18 जुलाई को यह जानकारी सार्वजनिक हुई और इसको चर्चाओं में आने का मौका तब मिला जब इंदौर की खंडपीठ ने इस सर्कुलर के संदर्भ में एक सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि केंद्र सरकार ने अपनी भूल को सुधारने में 58 साल से ज्यादा समय क्यों ले लिया। कोर्ट की दलील यह भी थी कि एक सामाजिक संगठन में भागीदारी को लेकर इस प्रकार के प्रतिबंध की जरूरत क्या थी। हम इस कार्यक्रम में कुछ विलंब से चर्चा कर रहे हैं, पर अगर सरकार के संदर्भ में कोर्ट टिप्पणी कर देता है कि 58 साल क्यों लग गए, तो हमें 4-6 दिन का समय तो मिल ही सकता है। कुछ विषय पहले ऐसे रहे जिसके कारण हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन हमने वादा किया था कि हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे अरसे से सुर्खियों में रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जितनी चर्चा उसके सामाजिक कामों के सिलसिले में रहती है, उतनी ही चर्चा उसकी केंद्र में मौजूद या राज्यों में तमाम जगहों पर सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी से सन्निकटता के संदर्भ में भी रहती है। बड़ा वर्ग समाज का यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी संघ के इशारे पर ही सब कुछ करती है। भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक सोच संघ से ही प्रेरित रहता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही अपने आप को सामाजिक संगठन के रूप में व्यक्त करे या गैर सामाजिक संगठन के रूप में व्यक्त करे, पर दरअसल वह एक राजनीतिक संगठन के तौर पर ही व्यवहार करता है। इस धारणा के परे संघ बार बार यह बताने की कोशिश करता है कि उसने अपना पूर्ण स्वरूप मनुष्य जाति के उत्थान के लिए समर्पित कर रखा है। संघ भारत को एक राष्ट्र के तौर पर परम वैभव पर पहुंचाने के लिए सन्नद्ध है। जिस संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा 27 सितंबर 1925 को की गई थी, उसने पिछले 99 वर्षों से अपने आप को केवल और केवल मनुष्य जाति के कल्याण और इस देश को परम वैभव के शिखर पर बनाने के लिए ही समर्पित कर रखा है। अब यह बड़ी अजीब सी स्थिति है। जो संगठन अपने आप को मनुष्य जाति के कल्याण और देश के उत्थान के लिए समर्पित बताता है, उस संगठन की सक्रियता के संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सेदारी से इसलिए रोका जाता है कि यह कहीं ना कहीं गलत है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि 58 साल पहले लगाए गए प्रतिबंध ने क्या संघ के विस्तार को रोक दिया? क्या संघ का विस्तार उस प्रतिबंध के चलते बाधक बना? क्या उस प्रतिबंध के कारण वो तमाम लोग जो संघ के माध्यम से समाज निर्माण में अपना योगदान देना चाहते थे नहीं दे पाए? या ये प्रतिबंध का हटना संघ को नए विस्तार की दृष्टि से कोई गति प्रदान कर देगा? और जानने समझने की बात यह भी है कि इंदिरा गांधी के संदर्भ में यह आरोप है कि उन्होंने संघ को राजनीतिक कारणों से प्रतिबंधित किया, पर बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार आई और उसके बाद पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मौजूद थी, तब इस प्रतिबंध को हटाने का फैसला इस समय क्यों लिया गया? क्या इसकी बुनियाद में 4 जून 2024 को आया हुआ परिणाम भी है लोकसभा का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार स्पष्ट जनादेश पाने में चूक गई? और इसकी एक बड़ी वजह यह मानी जाती है कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि संघ की नाराजगी ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक दिया। तो कुल मिलाकर सवाल बहुत तेरे हैं। इन सवालों पर ही आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में जिस संघ के संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं उसकी तरफ से बात करने के लिए जाने माने संघ विचारक प्रशांत पोल जी खासतौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी मौजूद हैं। जिस संघ पर आक्षेप है कि सामाजिक संगठन होते हुए भी वो राजनीतिक भूमिका निभाता है, तो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय की 2 पहचान है, एक संघ के स्वयंसेवक की, दूसरे भाजपा के प्रभावी नेता की। दोहरी भूमिका वो कैसे निभाते हैं, चिंतामणि जी हमें बताएंगे। जिस संघ के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसके कटी आलोचक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, और कुछ ही समय में हमारे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी होंगे।
आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रशांत पॉल जी से करेंगे, पर इस विषय से जुड़े हुए 5 बयानों पर पहले दृष्टि डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है और मैं समझता हूँ ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है, इस प्रकार ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल रहे हैं? ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी? क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं? तो सबके अपने अपने सवाल हैं, सबकी अपनी अपनी टिप्पणियां। इन सबके बीच में प्रशांत पॉल जी हमारे साथ हैं। तो प्रशांत पॉल जी, पहले तो आपसे जानना यह है कि इस फैसले ने जो भारत सरकार ने लिया है उससे आप नई क्या संभावनाएं देख रहे हैं? क्या रुकावट आ रखी थी संघ के विस्तार में जो इस एक परिपत्र के जारी हो जाने से सब कुछ बदल जाएगा? पहला सवाल तो यह। और दूसरा आपसे जानना यह चाहता हूं मैं इस संदर्भ में कि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों की आ रही है, यह प्रतिक्रिया कितनी जरूरी है, इस पर आपकी दृष्टि? जी, संघ का विस्तार इससे क्या प्रभावित हो रहा था, ये आपका पहला प्रश्न है जी। अब इसका उत्तर हम सभी आसपास देखकर भी बता सकते हैं कि 66 में, मतलब 58 वर्ष पहले, ये 30 नवंबर 1966 में पहले बार प्रतिबंध नहीं लगा सरकारी कर्मचारियों को, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने के लिए रोका गया जी। उसके बाद 1970 में 25 जुलाई 1970 में फिर से एक नया अध्यादेश जारी किया गया और 80 में जब इंदिरा गांधी जी फिर से सत्ता में आई तो 28 अक्टूबर 1980 को एक और नया पत्र जारी किया गया जी। इन सब के बाद भी संघ का विस्तार रुका क्या? उत्तर सामने है, स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं रुका। संघ आगे बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। तो संघ का कार्य यह इस प्रकार के प्रतिबंधों से नहीं रुकता, रुक नहीं सकता। हम लोग बात में बात करते हैं कि संघ का कार्य जब तक दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलने पर प्रतिबंध रहेगा जी, नहीं लगता, तब तक तो संघ का कार्य चलता रहेगा। अब कोरोना में देखिए, दो व्यक्तियों के मिलने पे भी एक प्रकार से पाबंदी थी, उसके बाद भी संघ का कार्य बढ़ा। तो संघ का कार्य हम मानते हैं कि ये तो ईश्वरी कार्य है, बहुत पवित्र कार्य है, मातृभूमि के लिए कार्य है, नेशन फर्स्ट लेकर हम लोग सारे चल रहे हैं। तो ये कार्य कोई रोक नहीं सकता, ये कार्य रुकेगा नहीं, ये कार्य तो चलता जाएगा। इस प्रकार के प्रतिबंधों का संघ पर कोई असर नहीं हुआ और इसलिए संघ बढ़ता गया। अब दूसरी बात,
ये जो अलग अलग इसके ऊपर जो प्रतिक्रियाएं आई वो तो स्वाभाविक है, उसी प्रकार से आएंगी जिस प्रकार से बोला है। जिनके नाम में इस्लाम है वो हिंदू राष्ट्र की बात करे तो जमता नहीं है बात। ये कहीं तार्किक नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है। तर्कपूर्ण इसके अगर खंडन है तो तर्कपूर्ण होना चाहिए। दुर्भाग्य से तर्कपूर्ण कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि इसमें तर्क हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर इस प्रकार का प्रतिबंध उठता है तो संघ ने, जैसे हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी ने कहा कि स्वागत है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके कारण काम रुका ऐसा नहीं है। लेकिन प्रशांत जी, 2-3 बिंदुओं पर बात करते हैं। आपने तारीख बताई 1966 की कि जब यह प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध की कहानी यह बताई जाती है कि जब संसद पर गौवंश की हत्या के संदर्भ में प्रदर्शन हो रहा था, उसमें संघ की भागीदारी थी और उससे नाराज होकर यह प्रतिबंध अस्तित्व में आया, कर्मचारियों की हिस्सेदारी के संदर्भ में। लेकिन संघ पर पहले 3 बार प्रतिबंध भी लगे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगा, 1975 में लगा, और फिर बाबरी ढांचे के ध्वंस होने के संदर्भ में लगा। इन तीनों मौकों पर संघ के द्वारा इसका प्रतिवाद किया गया। पर आपसे जानना यह चाहता हूं प्रशांत जी कि जब केंद्र सरकार के द्वारा शासकीय कर्मचारियों के संदर्भ में प्रतिबंध लगाया गया कि आप संघ की गतिविधियों में भागीदारी नहीं कर सकते, तो इसके खिलाफ संघ ने अधिकृत रूप से कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? अभी भी ये जो सुर्खियों में है वो सुर्खियों में इसलिए है कि एक रिटायर्ड अधिकारी है पुरुषोत्तम गुप्ता, उन्होंने इसके खिलाफ इंदौर खंडपीठ में मामला दायर किया, और जब इसकी सुनवाई हुई तो उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस धर्माधिकारी की बेंच ने जो आदेश दिया है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है जो दर्शकों के लिए बड़ी जरूरी है। उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में काम करने वाले संगठन को सरकार की सनक और पसंद के आदेश की सूली पर न चढ़ाया जाए, जैसा कि आरएसएस के साथ हुआ है। पिछले 5 दशक से आरएसएस के साथ यह हो रहा है। इस प्रतिबंध के कारण 5 दशकों में कई कर्मचारी जो देश सेवा करना चाहते थे उनकी संख्या कम हो गई। तो आपसे जानना ही चाहता हूं कि आपने इस लड़ाई को लड़ने की दिशा में पहल क्यों नहीं की? इस बार आपकी कोई दृष्टि है प्रशांत जी? क्यों संघ ने इस आदेश को गलत ठहराने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया? अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है, संघ की भूमिका बड़ी स्पष्ट है जी। संघ पर जब जब प्रतिबंध लगा संघ ने उसका प्रतिवाद किया, उसके विरुद्ध संघर्ष किया। जैसा 75 में इमरजेंसी में, उसके पहले 48 में, 92 में संघ ने संघर्ष भी किया। लेकिन वो संघ के ऊपर का प्रतिबंध था, और इसीलिए जिन्होंने प्रतिबंध लगाया 3 बार उन्हीं लोगों ने प्रतिबंध हटाया, और 3 बार प्रतिबंध के बाद संघ कार्य बढ़ता गया जी। कुल मिलाकर के जब पूरा प्रतिबंध लगता है तो स्वाभाविकता जो दैनिक गतिविधियां है वो प्रभावित होती है, इसलिए संघ ने उसके ऊपर प्रतिवाद किया जी। लेकिन अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी को रोकता है तो उस हर प्रकार के इस प्रकार के कानूनी झगड़े में संघ नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी बहुत चिंता नहीं थी। जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो तब भी कर रहे थे, बड़ी लगन के साथ कर रहे थे। कई लोगों ने नौकरी छोड़ छोड़ के कर रहे थे, और इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो माननीय न्यायमूर्ति जी ने जो टिप्पणी की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकार द्वारा आरएसएस को धर्मनिरपेक्षता विरोधी, सांप्रदायिक और राष्ट्रहित विरोधी बताते हुए लगाया गया प्रतिबंध न सिर्फ संघ के लिए हानिकारक है, परंतु उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए हानिकारक है जो संघ से जुड़कर राष्ट्र और समाज की सेवा करना चाहता है। तो यह बात ठीक है कि कुछ लोग उसके कारण संघ के दैनंदिन कार्य में नहीं शामिल हो पाए, लेकिन इस प्रकार के प्रतिवाद, कई प्रकार के इस प्रकार की केसेस हुई है। लेकिन मैं उसमें एक दूसरी बात जोड़ना चाहता हूं जी। अब तक संघ के ऊपर इतने केसेस हुई है, संघ के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, एक भी, अंडरलाइन करता हूं, एक भी किसी भी न्यायालयीन केस में संघ के ऊपर का कोई भी आरोप साबित हुआ हो। 100 साल होते आ रहे जी। 100 साल में अंग्रेजों से लेकर अनेकों ने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो सत्य की राह है, सत्य का मार्ग है, मातृभूमि का स्तवन है, उसमें हम सबको श्रद्धा है। इसलिए एक भी आरोप अभी तक साबित नहीं कर पाए, क्योंकि आरोप है ही नहीं। ओके, आरोप है ही नहीं, ये प्रशांत जी का कहना है जी। मेरे साथ में चिंतामणि जी भी हैं और शैलेश नितिन त्रिवेदी जी भी हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास जाऊं। उनकी पार्टी पर ही सारे आरोप हैं, कोर्ट की टिप्पणियां भी सम्माननीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की पार्टी की
तत्कालीन सरकार के संदर्भ में, सरकार की सनक। संघ बताता है कि भारत, हिंदुत्व और संघ ये स्वत्व की अभिव्यक्ति है। क्या कहते हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? जब संघ पर आपने कर्मचारियों के संदर्भ में प्रतिबंध का आदेश लगाया हुआ था तो भी संघ का कार्य बढ़ता चला गया, और किस कदर बढ़ता चला गया उसका एक आपको उल्लेख करता हूं। 15 से 17 मार्च 2024 को वार्षिक प्रतिवेदन नागपुर में प्रस्तुत किया सर कारवा दत्तात्रेय होसबोले जी के द्वारा। उसमें उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल कार्यक्रम किए संघ ने 9,85,625, कुल स्थान थे 5,59,231, और उसमें जो हिस्सेदारी थी वो थी 27,81,54,665। आपकी सारी कोशिशों के बावजूद भी यहां तक संघ पहुंचा हुआ है। अब वो प्रतिबंध भी हट गया, आपका क्या होगा शैलेश जी? हिमांशु जी, संघ पे प्रतिबंध हटना इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए घातक है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, याद करिए, लाहौर में रावी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तय किया गया था कि भारत में हर जगह आजादी की लड़ाई का प्रतीक तिरंगा फहराया जाएगा। संघ ने क्या किया था उस समय? संघ ने एक सर्कुलर जारी किया था कि सब लोग भगवा ध्वज फहराएंगे, तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाएगा। संघ महात्मा गांधी के खिलाफ लगातार विश्वमन करता रहा है। संघ ने लगातार देश में जो आजादी की लड़ाई मिलजुल के लड़ी गई, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सीमांत गांधी, रफी अहमद किदवई, न जाने कितने नेता। संघ ने क्या कहा? संघ ने कहा कि भारत उनका है जिनकी पुण्य भूमि भारत है, जिनकी पुण्य भूमि भारत छोड़कर कहीं और है, अर्थात ईसाई और मुसलमान वे दोयम दर्जे के नागरिक हैं। यह संघ की विचारधारा रही है। संघ की विचारधारा देश के संविधान के खिलाफ है। संघ की विचारधारा राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ रही है। संघ की विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलनों के खिलाफ रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ संघ ने जो कुछ किया कोई भूला नहीं है। देवराज जी ने लिखा है कि हम लोगों ने जब भगत सिंह जैसे अपने आप को कुर्बान करने की शहादत की बात कही तो हमें समझाया गया हेडगेवार जी के द्वारा, गोलवलकर जी के द्वारा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने वीरता दिखाई, लेकिन उनकी वीरता सीमित है। क्या फल निकला उनकी वीरता का? उनकी वीरता निष्फल हो गई। यह भगत सिंह के बारे में विचार है संघ के। आजाद हिंद फौज के खिलाफ अंग्रेजी सेना में भर्ती का काम संघ ने किया। और आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, अंग्रेजों की पैदा की हुई संस्था थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी और कांग्रेस के खिलाफ तो संघ ने बहुत कुछ बोला, कहा, किया। मुस्लिम लीग के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुस्लिम लीग इनकी मदद करती थी। हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता एक दूसरे के पोषण का कार्य करती थी। इसलिए संघ के बारे में जो आज बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, की जा रही हैं, जिस संस्था के हेडक्वार्टर में आजादी के बाद दशकों तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं गया, 1930 में जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इंकार किया, वो आज राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देने वाले बन गए। अच्छा शैलेश जी, एक बात बताओ आप, बाकी तो सारी बात आपकी ठीक है, आप किस बात पर शर्मिंदा हो? इस बात पर शर्मिंदा हो कि आपकी सरकार ने राष्ट्र निर्माण में सन्नद्ध रहने का दावा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शासकीय कर्मचारियों के भाग लाने पर प्रतिबंध लगाए, इस पर आप लज्जित हो? या आप इस बात पर लज्जित हो,
इस बात पर शर्मिंदा हो, इस बात पर अपने आप को कोस रहे हो कि एक ऐसा संगठन जो सामाजिक वैमनस्य आपके अनुसार फैलाता है, एक ऐसा संगठन जो इस देश की विविधता का सम्मान नहीं करता है, एक ऐसा संगठन जिसका इस देश की संस्कृति के साथ वास्तविक नाता नहीं है, उस संगठन पर आप 3 बार प्रतिबंध लगाते हैं और खुद ही 3 बार उस प्रतिबंध को हटा देते हैं। हम ऐसा काम क्यों करते हैं, इस बात पर कितना शर्मिंदा हो शैलेश द्विवेदी। क्योंकि प्रशांत जी ने बताया कि देखो इन लोगों ने प्रतिबंध लगाए और खुद ही प्रतिबंध हटाए। क्या कहते हो, गलती की थी ना आपके लोगों ने? नहीं, सरदार पटेल ने जब संघ पे प्रतिबंध लगाया था गांधी जी की हत्या के बाद जी, तो सरदार पटेल ने कोई गलती नहीं की थी और हटाया तो तब संघ और सरदार पटेल के बीच का पत्र व्यवहार पढ़िए जी। सर, संघ चालक ने जो चिट्ठियां लिखी हैं और जिसमें उन्होंने जो जो कमिटमेंट किए हैं, क्या उन कमिटमेंट का संघ ने पालन किया? बाद में संघ ने बड़ा केवल महत्वपूर्ण सवाल है शैलेश जी, क्या संघ ने उसका पालन किया? तो वल्लभ भाई पटेल जी तो चले गए, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके बाद 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। क्या कांग्रेस की तत्कालीन प्रचंड बहुमत की सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि संघ क्या कर रहा है? और संघ अगर वादे का उल्लंघन कर रहा है, संघ इस देश में वैमनस्य का बीज बो रहा है, संघ अगर सामाजिक रूप से खंड खंड कर रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे संगठन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? इंदिरा गांधी केवल शासकीय कर्मचारियों की हिस्सेदारी तक ही सर्कुलर निकालकर क्यों रह गई? क्यों इंदिरा गांधी ने इस संगठन को चलने दिया? क्यों नरसिम्हा राव? क्योंकि आपातकाल के संदर्भ में तो जाने दो, उस पर बात बहुत खराब हो जाएगी, पर नरसिम्हा राव भी 6 महीने बाद ही इस संगठन से प्रतिबंध क्यों हटा लिया? सवाल है ना नितिन जी? निश्चित रूप से संघ पे प्रतिबंध लगे और उनको हटाया भी गया। संघ के कमिटमेंट्स के बाद संघ ने उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया, यह संघ के चरित्र को दर्शाता है। और एक बात और आपको मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में संघ का एक कार्यकर्ता संगठन मंत्री के रूप में जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जी, और जिस संगठन का एक राजनीतिक दल से ऐसा संबंध है, उस संगठन में शासकीय कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति देना कहीं ना कहीं राजनीति और कार्यपालिका के बीच की विभाजन रेखा को छीण करता है। यह भी लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, यह भी देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। और आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने कभी कांग्रेस सेवा दल की सदस्यता शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों को दी क्या? तो फिर संघ की सदस्यता क्यों होनी चाहिए? यह पूरी तरह से गलत है, अनुचित है, असंवैधानिक है और राष्ट्र के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिटलर में, जर्मनी में हिटलर की पार्टी कहती थी वन राइख वन फ्यूहरर। वही बात तो संघ भी करता है कि एक राष्ट्र, एक संस्कृति और पुण्य भूमि की बात करके अल्पसंख्यकों को और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को 2ym दर्जे के नागरिक बनाने का काम संघ की सोच करती है। आप इससे इंकार नहीं कर सकते। अब ये तो प्रशांत पोल जी हमें बताएंगे, लेकिन अभी तो हम चिंतामणि मालवीय जी के पास चलते हैं। चिंतामणि जी भी दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जाने माने विचारक भी हैं। क्या कहते हैं चिंतामणि जी? शैलेश द्विवेदी जी बड़ी चिंतित हैं इस बात से, संघ जो है वो सामाजिक बताऊं माँ, इधर तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो हमारा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी में तोड़ता नहीं जा सा नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार। तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। और
राजनीति में बड़े पदों पर बैठा तो उसका श्रेय केवल संघ को जाता है। तो ऐसे लाखों दलित वर्ग के लोगों को बढ़ाने का काम, समरसता अगर कहीं वास्तव में दिखती है तो वो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं इस बात को अपने अनुभव से और तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ कह सकता हूं। इसलिए ये बात तो ये है, लेकिन मुझे बहुत सारी गलत बयानी आदरणीय त्रिवेदी जी कर गए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको पता नहीं किस तरह का एक नफरत संघ के प्रति है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी बार ये जो प्रतिबंध लगे हैं वो भय के कारण लगे हैं, अपनी तानाशाही प्रवृत्ति को विस्तार देने के लिए लगे हैं कि कोई ऐसी संस्था खड़ी ना हो जाए, इस देश का राष्ट्रवादी समाज न खड़ा हो जाए जो हमारे विचारों का विरोध कर सके। तो ये सारे प्रतिबंध इसलिए, कहीं भी चाहे वो गांधी मर्डर का विषय हो उसमें भी कोर्ट ने संघ को बिल्कुल बरी किया, लेकिन जो नेहरू जी ने दबाव डलवा करके और प्रतिबंध लगवाया, उसके बाद भी आप देखिए 92 में तो कोई सवाल ही नहीं था 92 में प्रतिबंध लगाने का, लेकिन तब भी संघ की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं। जो पूरा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का, लेकिन पूरे जो है देश में प्रतिबंध लगाया। एक मिनट चिंतामणि जी, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी आपने। राम मंदिर आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं, ऐसा चिंतामणि जी का कहना है। प्रशांत बोल जी के पास हम टिप्पणी ले लेंगे बाद में, इसमें आपने बड़ी दमदारी के साथ कहा कोई भूमिका नहीं। नहीं, देखिए संघ ने यह बात सही है कि राम जन्मभूमि को समर्थन दिया, लेकिन जैसा कि संघ का रहता है कि भाई स्वयंसेवक सब करेगा, संघ प्रत्यक्ष आकर के उसमें कुछ नहीं करता, तो स्वयंसेवक जो संघ के प्रति अपनी आस्था रखते हैं उन्होंने किया। और जहां तक राजनीति का भी सवाल है तो यह जितनी भी संस्थाएं, तो संघ का तो संघ। अरे चिंतामणि ऐसे हमें बहकाओ मत, पहले तो स्पष्ट करो, राम मंदिर आंदोलन में संघ की सक्रिय भागीदारी थी। अगर आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो हम इसे संघ के संघर्ष के परिणाम के रूप में देखें कि नहीं देखें, यह संघ के स्वयंसेवकों के त्याग समर्पण की प्रतिमूर्ति के रूप में देखें कि नहीं देखें? क्योंकि आपने बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया, बड़ा हम उलझन में पड़ गए आपके वक्तव्य से। देखिए इसमें बहुत स्पष्ट है, स्वयं सरसंघ चालक जी ने कहा कि भाई केवल राम जन्मभूमि में हम प्रत्यक्ष रूप से, यानी इसको हमने समर्थन दिया राम जन्मभूमि आंदोलन को, और बाकी के आंदोलन है वो समाज स्वयं चलाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रतिबंध लगा तो ऐसा कौन सा उसमें अपराध हो गया था जो पूरे देश में प्रतिबंध लगाया। मेरा पॉइंट आउट करने का यह है, सरकारें गिराने का क्या औचित्य था कि भाई मध्य प्रदेश हिमाचल की सरकार का क्या लेना देना था उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, लेकिन वो भी गिराई गई। तो ये जो तानाशाही है ये प्रवृत्ति कांग्रेस हमेशा करती है। अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो, संघ से केंद्रीय कर्मचारियों की सहभागिता का रास्ता प्रशस्त हो गया है। कोर्ट ने कह दिया अब कोई प्रतिबंध नहीं, और सरकार ने भी सर्कुलर निकाल ही दिया है कि केंद्रीय कर्मचारी अब संघ की गतिविधियों में भागीदारी कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से ऐसा देखने में आ रहा है कि राजनीतिक रूप से वजन पाने के लिए या शासकीय पदों पर भी उच्च स्थान पाने के लिए संघ से अगर कृपा मिल जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अब आप यह बताओ कि भीड़ कहां पर ज्यादा दिखेगी, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के दफ्तरों पर ज्यादा दिखेगी, या संघ के पदाधिकारियों और संघ कार्यालय पर भीड़ का अंदेशा है? कंपटीशन तो नहीं हो जाएगा चिंतामणि जी? कुछ चिंता है कि नहीं अपने भविष्य को लेकर आपको? देखिए, संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण है, और व्यक्ति निर्माण के अतिरिक्त तो और कोई इसमें दखल देने का संघ का काम नहीं है, आज भी नहीं है। संघ की इतनी सामर्थ्य है, वो अगर करना चाहे तो आज भी कर सकता है, लेकिन संघ को कोई सरकार चलती है, रहती है, इससे कोई लेना देना नहीं। उनका काम है राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण। सरकारें आती है, चली जाती है, कोई किस पद पर बैठता है, कोई नहीं बैठता, तो ये बहुत बड़ा विषय संघ के लिए नहीं है। और कभी भी इस तरह के निर्णय हमारे जो संघ के प्रचारक हैं, संघ के जो स्वयंसेवक हैं, वो इतने विवेक रखते हैं कि किसका क्या करना है, इस तरह के किसी भी उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं होती। चिंतामणि, एक बात आपको रोचक बताता हूं, मुझे जाना है अतिकुर रहमान साहब के पास। देखो, संघ का सबसे बड़ा दावा क्या है, और सुसंस्कृत के अंतर्गत मिथ्या वचन के लिए कोई जगह नहीं होती। मिथ्या वचन का मतलब जानते ना, झूठ के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अब देखो, हम लोग लगातार ही खबरें छापते रहते हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और संघ के पदाधिकारियों की समन्वय बैठक हो रही है, कब जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है झंडेवालान पहुंच रहे हैं, कब संघ के पदाधिकारी
और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी मिलकर आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। और जो आपसे बात कही, उस बात के संदर्भ में चिंतामणि जी आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके इतने लाखों फॉलोअर्स हैं, क्या सोचेंगे वो कि चिंतामणि जी सही बात भी नहीं बोल पाते। जानना ये है सीधे सीधे तौर पे कि क्या इस फैसले से आप लोगों की दुविधाएं तो नहीं बढ़ जाएंगी? क्या संघ के माध्यम से उच्च पदों पर पहुंचने की जो आकांक्षा दाएं बाएं के रास्ते से ली जाती थी, अब सीधे तौर पर तो नहीं चल जाएगी? इस पर टिप्पणी दीजिए ना चिंतामणि जी, सत्य को क्यों इनकार कर रहे हैं? देखिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्य में संघ कभी हस्तक्षेप नहीं करता। जो भी अनुसांगिक संगठन है या संघ के विचार से प्रेरित काम करने वाले संगठन है, उनमें कोई हस्तक्षेप संघ का नहीं होता। तो ये एक तरह की धारणा है कि वहां से चलना लगेगा या वहां से चलने लगेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पार्टी स्वयं लेती है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता, मैंने आपको पूरा मौका दिया था, आपको अगर नहीं बोलना है तो मत बोलिए। बाकी समय समय पर सुरेश सोनी जी क्या भूमिका निभाए हैं, मदन दास देवी जी क्या भूमिका निभाए हैं, कृष्ण गोपाल जी क्या भूमिका निभाए हैं, इसके संदर्भ में कौन नहीं जानता। संघ ने दिशा देने का काम किया, भाजपा में कोई हिस्सेदारी नहीं रहती। शैलेश नितिन द्विवेदी जी अभी बता रहे हैं, जितने संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी में होते हैं वो सब संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए होते हैं। संघ के प्रचारक सीधे तौर पर संगठन मंत्री का दायित्व निभाते हुए हमें दिखते हैं। इस सत्य को आप सीधे तौर पर कार्यक्रम में नकार रहे हैं, और इसे नकार कर आप क्या उपलब्धि लेना चाहते हैं ये आप जानते होंगे। मैं इसमें बात करूंगा प्रशांत पोल जी से, लेकिन अभी अतिकुर रहमान साहब के पास जाना चाहता हूं। अतिकुर रहमान साहब की प्रतिक्रिया चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर व्यक्त करता है, एक ऐसा संगठन जिसके दुनिया में सर्वाधिक सदस्य हैं, उस संगठन के संदर्भ में 58 साल पहले लगा भारत सरकार का प्रतिबंध कर्मचारियों के संदर्भ में हटा दिया गया है। इस प्रतिबंध का हटना समाज के लिए कितना बेहतर या कितना खतरनाक, देश के लिए कितना बेहतर कितना खतरनाक? अतिकुर रहमान साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था मेरे एमए के दिनों में, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमको पढ़ाया जाता था कि द कमिश्नर या पूरा के पूरा सिविल सर्विस शुड बी अ फेसलेस कमिश्नर जी, एंड द पीपल शुड बी इन द ऑ ऑफ द कमिश्नर। यानी पब्लिक के दिमाग में एक तरह का डर होना चाहिए कि भाई हमारा कमिश्नर बहुत सख्त होगा, हमारा कमिश्नर बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली लेता होगा। इसलिए कॉमन पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं होता था कि हु इज द कमिश्नर ऑफ द सिटी, ऑफ द एरिया, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अलबत्ता आजादी के बाद डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा ही हमारे अंदर आ चुकी है और राइट टू इंफॉर्मेशन भी आ चुका है, अब ये पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ इस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा था कि किस तरह से पब्लिक पॉलिसी मेकिंग से लोगों के जो आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं या लोगों की जो मान्यता है उनको अलहदा रखा जाता था, दूर रखा जाता था, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन हो जो अपना पूरा ध्यान पब्लिक पॉलिसी पे लगाए, ना कि कोई और तरीके से भटकने की उसमें कोई चांसेस पैदा हो। अब ये जो बात आज आई है, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, ये एक फॉर्मेलिटी है। मैं नहीं समझता हूं कि ये 58 साल में कभी भी सीरियसली इंप्लीमेंट हुई है जी। हम आए दिनों हमारी म्युनिसिपैलिटीज में जाते रहते हैं, हमारे मंत्रालयों में जाते रहते हैं, हम कमिश्नर से मिलते रहते हैं, न्यूज रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जजेस को अपने जजमेंट पे हमने देखा है किस तरह से उन्होंने कहा कि भाई रात में बजरंगबली मेरे ख्वाब में आए थे और दूसरे दिन मैंने अयोध्या का जजमेंट उसके फेवर में दे दिया। तो कैसे मैं ये मान लूं कि 58 साल तक हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विस चल रहा था उसमें आरएसएस का कोई दखल नहीं था। आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं डॉक्टर साहब, उसके वाइस चांसलर, मेजोरिटी ऑफ द वाइस चांसलर सब के सब या तो बीजेपी से प्रेरित है और या तो आरएसएस से प्रेरित है। तो ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज आज कंप्लीट या इनकम्प्लीट मान लीजिए आप हुई होगी, लेकिन ये सीरियसली कभी भी भारत में फॉलो नहीं हुआ। अधिक अपन बात को थोड़ा और विस्तार देते हैं। संघ के संदर्भ में आपकी दृष्टि क्या है? संघ देश और समाज के लिए सेवारत एक संगठन के तौर पर आप देखते हैं या मनुष्य जाति के लिए खतरे के तौर पर आप इस संघ को देखते हैं?
डॉक्टर साहब, पहले भी मैंने कई बार आपके चैनल के ऊपर यह बात कही है कि कैसे हम मान ले कि आरएसएस किसी भी तरह, किसी भी एंगल से, किसी भी स्टडी के तौर पे वो इंडिया के लिए, इंडियन पब्लिक के लिए कोई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जो लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मुसोलिनी और हिटलर के कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाता हुआ बनाए, जो जाकर जर्मनी और इटली में उन लोगों के साथ जाकर उन्होंने मशवरा करके अपनी जो मेंबरशिप पॉलिसी है उस पर आधारित रखी। आज तक के मेंबरशिप मेंटेन ना करना कि किसकी पॉलिसी थी, ये मुसोलिनी की पॉलिसी थी। कभी भी लोगों को बताना नहीं कि उनका असल मकसद क्या है, ये किसकी पॉलिसी थी, हिटलर की पॉलिसी थी। जिस तरह से आरएसएस ने अपने आप को संवारा है पिछले 99 इयर्स में, 100 साल होने जा रहे हैं, उससे भले बात। अभी सीधा सा सवाल ये है ना डॉक्टर साहब, अगर आप इतने ही लोगों से प्रेम करते हो, भारत के लोगों से, तो आप खुलकर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हो? आप छुपे छुपे तरीके से अपने लोगों को इंडक्ट क्यों करते हो बीजेपी में या पहले की जनता पार्टी के अंदर? क्यों आपने खुल के आरएसएस से कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी और हम अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में खड़े करेंगे? इससे साबित होता है कि ये छुपाना चाहते हैं अपना असल रूप। जो असल में इनकी जो पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी है, मनुवादी पॉलिसी। तो ये अतीकुर रहमान साहब के सवाल हैं और आक्षेप हैं। तो ऐसे में प्रशांत पॉल जी की मौजूदगी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशांत पॉल जी, अतीकुर रहमान साहब का मानना है कि आपका संगठन कुल मिलाकर मुसोलिनी और हिटलर से प्रेरित है। आपका एजेंडा कुछ और है और आप अपने आप को बताते कुछ और है। क्या कहते हैं प्रशांत पॉल साहब? 99 साल गुजर जाने के बाद भी ये सवाल आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये सवालों के उत्तर आप देना नहीं चाहते हैं, या उत्तर तो आप दे देते हैं पर लोग जो सवाल करते हैं वो उत्तर सुनना नहीं चाहते। मैं इस बात को अत्यंत गंभीरता से ले रहा हूं। आदरणीय अतीकुर रहमान जी ने जो कहा है अत्यंत गलत है, और मैं अतीकुर रहमान जी को चैलेंज करता हूं कि झूठ ना बोले इस चैनल पे इस प्रकार से कि क्या संघ के लोग इटली और जर्मनी में जाकर वहां से सारा हिटलर का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है और कैसा मेंबरशिप है वो लाए थे। आप सिद्ध करके बताइए, अन्यथा आपको माफी मांगनी पड़ेगी चैनल पर। आप गलत बात मत बोलिए। जिस प्रकार से आदरणीय शैलेश जी भी गलत बोल रहे थे, एक भी बात, मैं शैलेश जी फिर से आपको बोलता हूं, आपने एक भी बात सत्य नहीं कही। आप जरा पढ़ के आते जाइए भाई, बिना पढ़े आप कुछ भी बोलते हैं। पुण्य भूमि सिर्फ बोल दिया, मातृभूमि पितृभूमि भूल गए आप। कई चीजें आप अत्यंत गलत बोल रहे थे। देखिए ऐसा है जी कि जो तर्क होते हैं वो तर्क सत्य के आधार पर, शाश्वत सत्य के आधार पर होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इन सब पर बहुत विस्तार से बहस होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, विचार मंथन भी होना चाहिए। विचारों के हमेशा हम पक्षधर है। और शैलेश जी लोकतंत्र की बातें करते हैं, खुद आदरणीय न्यायालय कह रहा है कि आपकी सरकार की सनक के कारण और पसंद के कारण एक संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कहां के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप तो डिक्टेटर हैं और आप लोकतंत्र की बात करते हैं। जब आपातकाल लगा था, संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख पांडुरंग शिरसागर जी को तड़पा तड़पा के जेल पे मारा, यवतमाल जेल में, येरवडा जेल में, पुणे में। वो पेरोल मांगते मांगते थक गए। अखिल भारतीय अधिकारी थे उस समय जेल में, जो बाकी के लोग थे, हमारे सरसंघ चालक जी थे। क्या लगा होगा उनको कि अपने सामने अपना सहकारी मर रहा है, तड़पा तड़पा के मारा है। आप लोग, आप किस बात की आप लोकतंत्र की बात करते हो? मेरा कहना है आप जरा थोड़ा सत्य के आधार पर बोलते जाइए और सच बोलते जाइए। ये इस प्रकार से इटाली और मुसोलिनी जैसी कुछ भी बातें लेकर आप एक भी तथ्य आपके पास है? प्रशांत जी, ये आरोप तो बहुत लंबे समय से लगाते हैं, ये फासिस्टवादी शक्तियां, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ये शब्द संघ के साथ में क्यों उल्लेखित किया जाता है? कि ऐसा है, गोबेल्स की क्या तकनीक थी, 10 बार 100 बार आप अगर झूठ बोलो। अब जैसे इनके जो नेताजी हैं कांग्रेस के, विपक्ष के नेता क्या बोल रहे? झूठ बोल रहे, रोज झूठ बोल रहे जी। अब इसी प्रकार से अगर आप झूठ बोलते जाएंगे, आप तथ्य तो
आपके पास सत्ता थी, 60 वर्ष से ज्यादा आपके पास सत्ता थी। आप एक भी बार इन सब पर साबित करके, आपके पास सत्ता थी, आप न्यायालय में साबित करके हमें जेल के अंदर डालते, हमें प्रतिबंध पूर्णता लगाते, क्यों नहीं लगा पाए आप? क्योंकि सत्य नहीं था वो। जो सच है वही जीतता है, इतना ध्यान में रखिए। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है जी कि आप एक ऐसी हल्की टिप्पणी करके आप थोड़ी टीआरपी के लिए तो लेकर जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपके अनुयायी आपको मान लेंगे, लेकिन ये गलत है, असत्य के आधार पर है, इसकी आप बिल्कुल अच्छे से बात रखिए। अरे प्रकाश जी, इस पे आप कोई टिप्पणी कर जाएंगे कि संघ का जब भी जिक्र आता है तो उसके स्वरूप को हिंदू समर्थक के तौर पर तो ठीक है, शुद्ध रूप से मुस्लिम विरोधी और ईसाईयत विरोधी चेहरे के तौर पर ही देखा जाता है। इसके संदर्भ में प्रशांत पॉल जी दृष्टि देंगे कि वस्तुतः संघ इन पंथों के संदर्भ में क्या नजरिया रखता है? आदरणीय हिमांशु जी, आपने जो ये जो मुद्दा उठाया बहुत ज्यादा महत्व। प्रश्न क्या है कि ये संघ की जो विचारधारा है वो पूरे विश्व में एक प्रकार से अनूठी है, वो समझना बड़ा कठिन है जी। अब उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, हम कहते हैं कि हम समाज में संगठन नहीं खड़ा करते, हम समाज का संगठन करते। अब एक समझना ही बहुत कठिन है। सारे संगठन जो होते हैं समाज में संगठन होते हैं, एक समाज का अंग होते हैं। हम सारे समाज को संगठित कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा कहना है कि हम किसी भी पंथ को, अब अनेक हिंदू है जो ईश्वर को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वे भी तो हम हिंदू मानते हैं। हमारा कहना है इस राष्ट्र में रहने वाले जो लोग इसको अपनी मातृभूमि मानते हैं या पितृभूमि मानते हैं या पुण्य भूमि मानते हैं, वे सब इस राष्ट्र के नागरिक हैं। इन्होंने राष्ट्र सर्वप्रथम यही दिमाग में लाना चाहिए और वो सब अपने हैं। इतनी सीधी सी बात है, लेकिन इसको इस प्रकार से जो लेकर गए हैं वो गलत है। इसलिए जो एकेश्वरवाद वाले जो लोग हैं, जिनका दिमाग ही वो है उस प्रकार का है कि इसका कि हम ही सच है, हमारे अलावा विश्व में दूसरा कोई भी सच नहीं है या सत्य नहीं हो सकता या सही नहीं हो सकता, उन लोग के लिए तो बड़ा स्वाभाविक रूप से ये लगेगा कि वो समझ नहीं पाते। इसलिए समझना बहुत कठिन है। इसलिए संघ के करीब आइए, संघ की शाखाओं में आइए, थोड़ा इसका लिटरेचर पढ़िए तो आपको समझ में आएगा संघ क्या है। अच्छा, एक प्रश्न और है प्रशांत जी, कि संघ के जितने भी मैं विचारकों से मिलता हूं, जिम्मेदार पदाधिकारियों से मिलता हूं, वो ये बात कहना नहीं भूलते हैं कि संघ को समझना बड़ा कठिन है। पर इसके बावजूद भी संघ से इतने जुड़े लोग दिखते हैं जिसको समझना इतना कठिन है। अमूमन क्या है, जो कठिन चीज होती है ना, आदमी उससे दूर भागता है, उससे दूर रहता है। थोड़ा मेरे को इस उलझन को सुलझाइए। संघ को समझना बड़ा कठिन है और इसके बावजूद भी इतने लोग संघ से जुड़े हुए हैं, इस पहेली को थोड़ा सुलझाइए प्रशांत जी। 7 अंधे और हाथी बलि जैसी चीज है। संघ हाथी है और हर किसी को पूछ मतलब संघ लगता है, किसी को पांव मतलब संघ लगता है, किसी को सूंड मतलब संघ लगता है। तो इसलिए संघ को समझने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, संघ में जो भी आता है तो संघ का क्यों होता है? क्योंकि यहां पर जिसको निखालस सत्य कहते हैं, एक निखालस प्रेम है। हम कहते हैं शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे कार्य का आधार है और वो वास्तव में हम मानते हैं उस। इसलिए अगर समाज में कुछ दोष है वो निकालने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए जो भी हमारे साथ आता है यहां का शुद्ध सात्विक प्रेम भाव देखकर हमारे साथ हो जाता है। और इसलिए जिस पद्धति से भी धीरे 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 संघ को समझने लगता है, संघ का हो जाता है। और इसीलिए जो आपने आज आंकड़े गिना है, लगभग सारे देश में आज 6 लाख के ऊपर 6.5 लाख के लगभग गांव हैं। हम अनेक गांवों तक पहुंचे हैं पूरे। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। आप अपने दावों के संदर्भ में तथ्य रख पाए। अब्दुल रहमान साहब, प्रशांत पॉल जी कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत, ना मुसोलिनी, ना हिटलर, ना जर्मनी, ना इटली। क्या कहते हैं अतिकुर रहमान साहब? जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रशांत जी, आदर के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एजी नूरानी साहब की किताब है, मैं अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको डेट, मंथ और ईयर के साथ बताता कि कब आरएसएस के चीफ इटली गए, कब उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, कब मुसोलिनी से मुलाकात की, कैसे उनका एजेंडा पे आधारित अपनी मेंबरशिप बनाने के लेटर्स एक्सचेंज हुए। मेरे पास एजी नूरानी साहब है,
डॉक्टर साहब आरएसएस अ मेनेज टू इंडिया किताब का नाम। दूसरी बात आपने कहा कि आरएसएस की कोई पॉलिसी किसी के विरुद्ध नहीं जाती है, तो मान लेता हूं मैं आपकी बात, हो सकता है आपने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी हो। जहां तक कि मैंने आरएसएस को पढ़ा है, क्योंकि मुसलमान काबा की तरफ उनका झुकाव है और क्रिश्चियंस का वेटिकन की तरफ झुकाव है, इसलिए मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इक्वल सिटीजन भारत के नहीं हो सकते। ये आरएसएस की अंडरलाइनिंग पॉलिसी है। आपने कहा कि लाखों लाख आपकी शाखाएं हैं। मैं बहुत खुश होता था ये देखकर डॉक्टर साहब कि आरएसएस इतना मजबूत संगठन है भारत के अंदर। तो आरएसएस के रहते हुए बहुत दुख हुआ मुझे कि कोविड के दौरान हमारे हिंदू भाई बगैर ऑक्सीजन के कैसे मर गए और मरने के बाद बगैर लकड़ी के जलाए गए, बगैर लकड़ी के उनको बहाया गया गंगा के अंदर और कहां। तो अगर आप इतना मजबूत संगठन है और पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो कोविड के दौरान तो आप दिखाई नहीं दिए थे। तो कोविड के दौरान आप दिखाई नहीं दिए थे, तो जनता के बीच में रहते हैं। चिंतामणि जी संघ के स्वयंसेवक भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी हैं। मुझे लगता है प्रशांत पोल जी की जगह चिंतामणि जी से जान लिया जाए। राम मंदिर में संघ की भूमिका को तो उन्होंने नकार दिया, शायद इसमें कुछ रोशनी दे पाए। जी चिंतामणि जी। देखिए, मुझे पता है क्योंकि मैं उसका अंग था जी। नीचे स्तर तक टीम बनाई थी संघ ने, घर घर जाकर के जन जागरण तक। उस दौर में भी जब जो सेकंड वो चला था, हमने घर घर जाकर के जन जागरण किया और शमशान में स्वयंसेवक लगे। इतनी सेवा की मुझे लगता है कि चश्मे का नंबर जो है वो अपने अतिकुर रहमान साहब को ठीक करना चाहिए। और दूसरा में एक और बात कहना, अपनी धारणा मत जाओ, संघ तो हर जगह जहां भी चुनौती हो, बाढ़ आई, संघ के स्वयंसेवक थे। और जो कोई भी कैलेमिटी आती है, सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक दिखता है। कभी आपका कोई, आपके वर्ग का कोई दिखता है वहां पे, और दिखते हैं तो चेन निकाल के ले जाते हैं, जो है सामान निकाल के ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। अगर कोई चला भी गया तो। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वयंसेवक अगर अधिकारी रहेगा तो राष्ट्र निष्ठा से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि वो संस्कारित व्यक्ति है। लेकिन उसके उलट कुछ जब लोगों को नौकरी दे, एक डीएसपी कश्मीर में पकड़ा है, वो आतंकवादियों के लिए काम कर रहा था। एक मुस्लिम को इंजीनियर बना दिया तो गुजरात में रेल हादसा हो गया। एक मुस्लिम को सेना का खाई, हम पिछले दिनों सेना का एक ट्रक खाई में गिर गया तो ड्राइवर केवल मुस्लिम था, वो कूद गया और 9 जवान मारे गए। जब आपको ड्राइवर बना दे तो तुम सैनिकों की हत्या कर दोगे, जब आपको इंजीनियर बना दे तो आप रेल टकरा दोगे, जब आपको डीएसपी बना दोगे। ये आप अपने आप पर देखो। एक बात बताइए प्रशांत पोल जी, सम्माननीय चिंतामणि मालवीय जी जन नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। क्या इस देश में जितने भी अपराध रोज दर्ज होते हैं वो अपराध करने वाले केवल मुसलमान होते हैं? जितने बलात्कारी हैं उनका धर्म केवल और केवल इस्लामिक है? जो ये चिंतामणि जी की दलील है प्रशांत पोल जी, बतौर संघ विचारक, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसी अभिव्यक्ति ही संघ के संदर्भ में अगर कोई भ्रम पैदा होता है तो ऐसी अभिव्यक्ति के कारण होता है? प्रशांत जी, मेरा प्रति प्रश्न है, ये ऐसा परसेप्शन क्यों निर्माण होता है? जी, ये परसेप्शन क्यों निर्माण होता है? चिंतामणि जी ने जो कहा है वो परसेप्शन क्यों निर्माण होता है? जी, अन्न में थूकने की बात क्यों निर्माण होती है? क्यों इस प्रकार की सारी बातें आती है सामने? कोई इस पे, सारे मुस्लिम चिंतक इस पे अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट तो थोड़ा अंदर का तो देखे ना, कोई कुछ तो सोचे अपने आप पे। मेरा कहना है कि ये आपका जो प्रश्न है कि क्या सारे अपराध मुसलमान करते हैं, उत्तर स्पष्ट है नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ ये जब परसेप्शन निर्माण होता है कि इस प्रकार की सारी गतिविधियां में मुस्लिम ज्यादा होते हैं, तो क्यों ज्यादा होते हैं? आप डेटा निकल, और डेटा के साथ बात करेंगे, डेटा के साथ। जी, तो प्रशांत जी का कहना है कि यह सही नहीं है कि सारा अपराध मुसलमान करते हैं, पर अगर ऐसा वातावरण निर्मित होता है तो क्यों होता है? अतिकुर रहमान साहब इस पर कोई टिप्पणी करने जा रहे हैं। जी रहमान साहब। डॉक्टर साहब, अभी हमारे माननीय पैनलिस्ट से किसी ने कहा था कि 100 बार अगर झूठ बोले तो वो सच लगने लगता है। यही परसेप्शन की हकीकत है कि जितना आप अपने मीडिया को, अपने इन्फ्लुएंसर्स को, अपने सोशल मीडिया के अंदर इस तरह का आप भय पैदा करते हैं कम्युनिटी के अगेंस्ट में, 100 बार जब आप बोलते हैं, एक झूठ को दोहराते हैं, तो वो एक परसेप्शन बनता है। बिल्कुल सही है। रही बात, मैं मानता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारे क्राइम जो होते हैं भारत में वो मुस्लिम युवा करते हैं, मुस्लिम्स करते हैं। और क्राइम इज डायरेक्टली इनवेरिएबली किस चीज से रिलेटेड है?
वो रिलेटेड है लो एजुकेशन से। जब आप गेटवाइज कम्युनिटीज बनाएंगे, मार मार के राइट्स कर करके मुसलमानों को गेटवाइज कर देंगे, तो ये परसेप्शन नहीं, ये हकीकत बन जाएगी। एक कम्युनिटी जो कि अनएजुकेटेड है, एक कम्युनिटी जिसके पास जॉब्स नहीं है, आप क्या उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो क्राइम नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर देखो, रहमान साहब का कहना है कि एक तो भ्रम निर्मित कर दिया जाता है झूठ बोल बोल के, दूसरा वो मुसलमान समाज की मौजूदा स्थिति को लेकर भी चिंतित हैं कि कहीं ये जो वातावरण निर्मित हो रहा है वो हकीकत में ही तब्दील ना हो जाए, क्योंकि इतना अभावग्रस्त मुस्लिम समुदाय है कि आखिर में उसके पास विकल्प क्या रह जाएगा। इस चिंता को अतीकुर रहमान साहब कार्यक्रम में रख रहे हैं। चिंतामणि जी की बात बुरी नहीं हुई है, पर चिंतामणि जी आप अपनी बात कह लेना, पर एक सवाल का उत्तर दे देना। देखो, कोर्ट ने यह कहा कि 58 साल तक यह गलती रही। इस 58 साल में 6 साल अटल जी की और 10 साल मोदी जी की सरकार रही। क्या मानते हो कि इस अपराध में 16 साल की हिस्सेदारी आपकी भी, और उसके लिए आप खेद व्यक्त करते हो? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। सबसे पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। या ब्रिटेन में भी जो पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं वो विष्ठा करके जो है वो कबाब खिला रहे थे, आप देख लेना, नेट पे देख लो। तो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है और पूरे विश्व में मुसलमान सबसे गरीब है और अपराधी है, क्योंकि ये आपकी शिक्षाओं का दोष है। आप उस पर मनन करोगे कहीं हमारी धार्मिक शिक्षा है, इसका कारण तो नहीं है, उस पर सोचो। दूसरा, मैं जवाब पे आ जाता हूं कि ऐसे बहुत सारे जो कांग्रेस अपराध कर गई है उनको धीरे धीरे शमन कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं 1,500 से ज्यादा जो कानून थे बेकार थे उनको रिपील किया, फिर हम देखते हैं कि 370 हटाया, फिर हम देखते हैं कि जो सीडीएस बनाया। आप देखिए पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड कंट्री कांग्रेस ने बना रखा था, हमने उससे हटाया। वैसे ये भी एक निर्णय हुआ। तो इस तरह के कई सैकड़ों निर्णय। चिंतामणि, ऐसा है जिस संघ के बूते आप यहां तक पहुंचे, उस संघ के कार्यक्रम में हिस्सेदारी के संदर्भ में फैसला लेने में आपने 10 साल लगा दिए। आपको अपने इस विलंब को लेकर कोई शर्मिंदगी है कि नहीं? भाई ईमानदारी से बात बताओ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे कहता हूं कि हाँ शर्मिंदगी है, ये सबसे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने अपराध। ये होती है ईमानदारी। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी कुछ सीखेंगे संघ के स्वयं सेवक से, अपनी ही सरकार से। हाँ, हमें इसमें शर्मिंदगी, ये सबसे पहले हो जाना चाहिए था। क्या कहते हैं आप? मैं तो उनकी ईमानदारी देख रहा था जी, जब वे तथ्यों को मैनिपुलेट कर रहे थे जी, कि गांधी जी की हत्या में जब संघ पे आरोप नहीं लगा तब नेहरू जी ने दबाव देकर प्रतिबंध लगवाया। हकीकत यह है कि प्रतिबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की हत्या के, नाथूराम गोडसे के हत्या के तत्काल बाद लगाया था जी। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना और फिर झूठ को सच में बदलना, कोई इनसे सीखे। साहब, हम लोगों ने देखा है 15 साल भाजपा सरकार में, जब एडीजी आरएसएस के मुख्यालय में जाके, रायपुर में डगनिया में जाके बैठे रहते थे डीजी बनने के लिए, और सबकी एक साथ फोटो भी प्रेस में छपा करती थी, समाचार भी छपा करते थे। मैं इस बात का कड़ा प्रतिवाद करता हूं कि संघ कोई बड़े मानव धर्म का कार्य कर रहा है, बिल्कुल नहीं। संघ ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया, आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, और आजादी के बाद भी संघ वही काम कर रहा है भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। कहा ना चिंतामणि मालवीय जी ने कि मैं यदि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना तो संघ के कारण बना। इससे स्पष्ट है कि शिक्षण संस्थाओं को फिल्ट्रेशन का काम संघ के स्तर पे लगातार जारी है, और यह देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए घातक है और घातक रहेगा। तो शैलेश जी, आपका मानना है कि देश की न्यायपालिका में समझ नहीं है कि क्या देश हित में है, क्या समाज हित में है, और न्यायपालिका ने देश हित और समाज हित के खिलाफ फैसला दे दिया? नहीं हिमांशु जी, न्यायपालिका ने कोई फैसला नहीं दिया है। न्यायपालिका ने एक टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई करते करते वो फैसले का अंग नहीं है, जो ऑपरेटिव पार्ट फैसले का होता है। मैंने वो फैसला पढ़ा है, उस ऑपरेटिव पार्ट में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। माफ कीजिएगा, न्यायपालिका का नाम लेकर लोगों को झूठ और भ्रम में डालने का काम अब नहीं होना चाहिए। संघ और भाजपा के धोखे में बहुत आ गए हम भारत के लोग। तो कुल मिलाकर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी इंकार कर रहे हैं। अदालत ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर अदालत ने तो यहां तक कहा कि यह प्रतिबंध नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया। तो कुल मिलाकर 58 साल बाद ही सही इस देश के नागरिकों को, जो शासकीय कर्मचारी हैं, यह अधिकार मिला है कि वो चाहे
तो उस संगठन के साथ संबद्ध होकर सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं, जिसका दावा है कि वह इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। देखें यह फैसला आने वाले समय में समाज में क्या संदेश लेकर आता है। पर आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे